अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है अपने कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वाले चैप्टर पे बात करने जा रहे हैं। आज ही हम अपना जो है ये छोटा सा चैप्टर है, ये कंप्लीट चैप्टर हम आज ही ख़त्म कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग दुरूद पाक पढ़ लें, उसके बाद जो है हम अपने चैप्टर पे बात शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा जो चैप्टर है वो है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, और जो आज हमने टॉपिक्स कवर करने हैं वो ये कंप्लीट चैप्टर है, जिसमें मेनली 2 टॉपिक्स शामिल है। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं और रूल्स रिगार्डिंग कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, और इसके हम क्वेश्चंस देख रहे होंगे, पास पेपर के क्वेश्चंस देख रहे होंगे, और बहुत सारी एग्जांपल्स देख रहे होंगे जिनसे हमें चीज़ें वाज़ेह हो रही होंगी। तो आज हम बात शुरू करते हैं अपने कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट पे। सबसे पहली चीज़ है इसकी डेफिनेशन। हम पीछे जो लास्ट टॉपिक हमारा पढ़ के आए हैं वो है वैगरिंग एग्रीमेंट। वैगरिंग एग्रीमेंट्स जो होते थे, जो जुए के एग्रीमेंट्स होते थे, उनमें क्या होता था? उनमें ये होता था कि जो कोई भी इवेंट है, अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है, उसके बारे में वो लोग शर्त लगाया करते थे। जो शर्त होती थी, शर्त कौन जीतेगा इसका फैसला होता था वो अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट के होने या ना होने पे। बिल्कुल सेम बात इसमें है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है ये हम देखेंगे। पहले जो सिमिलरिटी है वो देखते हैं। सिमिलरिटी क्या है? अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। ऑब्वियसली ये कोई नई बात तो नहीं है, तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट या तो किसी चीज़ को करने का होता है या किसी चीज़ से रोकने का होता है। लेकिन जो अगली बात है, इफ सम इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। अगर कोई इवेंट जो उस कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है वो हो या ना हो, इसका जो टोटल कंप्लीट एक मुकम्मल सेंटेंस में वो तर्जमा बनेगा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसकी डिपेंडेंस किसी इवेंट के होने या ना होने पे है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसका होना या ना होना, जिसकी वैलिडिटी, जिसकी इन्फोर्सिबिलिटी की जो डिपेंडेंस है वो किसी और इवेंट के होने या ना होने पे डिपेंड करती है। तो आप लोगों के जहन में बिल्कुल ये चीज़ आई होगी कि सर जो वैगरिंग एग्रीमेंट था उसका होना या ना होना भी तो किसी फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करता था। तो इसमें ऐसी मुख्तलिफ क्या चीज़ है? इसमें सबसे पहले तो मुख्तलिफ चीज़ है, इसका डिफरेंस हम तफसील से भी देख रहे होंगे, लेकिन फिल वक्त आपको एग्जाम्पल्स तक की हद तक चीज़ें समझ आ दें, इसके लिए मैं आपको मेन डिफरेंस बताता हूँ। एक तो डिफरेंस ये है ना कि जो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है ये वैलिड होता है, और जो वैगरिंग एग्रीमेंट है वो तो बिल्कुल ही वॉइड होता है। लेकिन मेन जो डिफरेंस है वो ये है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, उसमें वो जो फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट होता है ना, उसकी हैपनिंग या नॉन हैपनिंग जो हो रही होती है, या हो रहा है या नहीं हो रहा, उस वजह से ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस होती हैं उनसे डायरेक्टली वो जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट हैं वो रिलेटेड होती हैं। उनका इंटरेस्ट होता है उस इवेंट के होने या ना होने में। जबकि हमने वैगरिंग एग्रीमेंट में क्या देखा था? वैगरिंग एग्रीमेंट में देखा था कि बारिश होगी या नहीं होगी तो मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, आप मुझे 10,000 रुपये दोगे। तो बारिश के होने या ना होने से उनका कोई ताल्लुक नहीं। ना बारिश होने से उसकी फसलें कोई उग जानी है, बारिश ना होने से उसकी कोई फसल ख़राब हो जानी है जिसकी वजह से उसे कोई नुकसान हो जाएगा तो वो 10,000 देगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। उनका सिर्फ जो मेन मकसद था वो 10,000 आए 10,000 जाए, बारिश गई साइड पे। बारिश का होना या ना होना सिर्फ वो तो 10,000 लेने देने की शर्त है ना, सिर्फ उसके लिए था। उनका मेन इंटरेस्ट वो 10,000 रुपये में था, बारिश में नहीं। चाहे बारिश ना हो, जिस बंदे ने कहा हुआ कि बारिश होगी उसके लिए चाहे बारिश ना हो, उसे सिर्फ 10,000 आने चाहिए, वो 10,000 रुपये में इंटरेस्टेड है। जबकि ये जो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें जो चीज़ हो रही होती है ना उस पर जो है पार्टीज़ का डायरेक्टली इंटरेस्ट होता है इवेंट पे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जहाँ पे इस पे एग्जांपल लिखी हुई है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जैसे कि इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट। मैं आपको इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट की एग्जाम्पल देता हूँ। इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो इंश्योरेंस कंपनी आती है, वो कहती है कि आप हमें हर साल 500 रुपये दो। आप एक बिजनेसमैन है, सपोज आप एक बिजनेसमैन है, आपका एक बहुत बड़ा वेयर हाउस है जहाँ पे आप अपनी इन्वेंट्री वगैरह रखते हैं। आपका जो बिज़नेस का सारा सामान है, जो बिज़नेस जिसमें आप लेन देन करते हैं बिज़नेस में, फॉर एग्जांपल आप किसी किस्म का केमिकल बेचते हैं, तो वो केमिकल एक आपने वेयर हाउस बनाया हुआ है, उसका केमिकल बनाने का रॉ मटेरियल आप उस वेयर हाउस में रखते हैं। एक इंश्योरेंस कंपनी आती है, वो कहती है सर आप हमें हर साल 50,000 रुपये दें,
अगर आपके इस वेयर हाउस पे आग लग गई ना तो हम आपको 1 करोड़ रुपया इसका जो है वो मुआवजा आपको देंगे, इसकी कंपनसेशन आपको देंगे ताकि आपका नुकसान कंपनसेट हो सके। बदले में आप हर साल हमें 50,000 रुपीज़ दें। अब ये जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है ये तो है 50,000 देने का और 1 करोड़ देने का। एक पार्टी को 50,000 मिलेंगे हर साल, दूसरी पार्टी को नुकसान पे 1 करोड़ रुपया मिलेगा। ये तो कॉन्ट्रैक्ट तो ये है, लेकिन जो इवेंट है, जो आग लगने का इवेंट है, ये सारा कॉन्ट्रैक्ट उस पर डिपेंड करता है। जिस दिन आग लगेगी वो 1 मिलियन उन्हें तब मिलेगा। अभी वो सिर्फ प्रॉमिस कर रहे हैं। ये जो इवेंट है आग लगने का इवेंट, ये कोलेट्रल इवेंट है इस जो कॉन्ट्रैक्ट के, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह इस इवेंट पे डिपेंडेंट है। अगर वो आग लगेगी तो इंश्योरेंस कंपनी उनको 10 लाख रुपया देगी। और ये जो आग लगने का इवेंट है कि इसमें जो है वो पार्टी, आप जो है आप बिजनेसमैन हैं, आपका इसमें डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं है। हो सकता है आपका 2 करोड़ का माल पड़ा हो और वो आपको 1 करोड़ रुपया देगी। आपको जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है वो 1 करोड़ रुपये का किया हुआ है। अगर माल जलेगा वो आपका जलेगा, जितना केमिकल वेस्ट होगा वो आपका होगा। आपका उस वेयर हाउस में डायरेक्ट इंटरेस्ट है, वो वेयर हाउस आपकी मलकियत है, वो जो सामान है वो आपकी मलकियत है। जबकि वेगरिंग एग्रीमेंट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बारिश किसी की मलकियत नहीं है, वो एक नेचुरल इवेंट है, अल्लाह की तरफ से होता है। बारिश आएगी नहीं आएगी इसमें किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको सिर्फ पैसों से मतलब था। लेकिन इस सीन में, इस कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो पार्टीज का डायरेक्टली इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। मेन जो डिफरेंस है वो ये है, बाकी डिफरेंस और क्या है वो हम आगे जाके देख रहे होंगे। लेकिन अभी आपको एग्जांपल्स जब मैं अभी थोड़ी सी बताऊं तो ये ना हो कि आपके जहन में आए कि सर ये तो बिल्कुल वैगरिंग एग्रीमेंट वाली बात होगी, आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो, इसको वैगरिंग एग्रीमेंट से कन्फ्यूज़ कर रहे हो। तो ये वैगरिंग एग्रीमेंट से बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। ये वैलिड होगा, वॉइड होगा, इन्फोर्सेबल होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। वैगरिंग एग्रीमेंट सिरे से ही वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है क्योंकि वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। एक किस्म का जुए की जो बात हो रही है, जुआ वैसे ही इलीगल है। तो अब आपको होपफुली इसकी डेफिनेशन जो है वो समझ में आई होगी। एक बार फिर हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। ऑब्वियसली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, कंटिंजेंट नहीं भी है। पहली लाइन तो हर कॉन्ट्रैक्ट की सेम होगी, कॉन्ट्रैक्ट या तो किसी काम करने का होगा या ना करने का होगा। लेकिन इसमें शर्त क्या है, इसमें मुख्तलिफ क्या है। इफ़ सम इवेंट, अगर कोई इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन, कोई इवेंट जो उसके साथ मुंसलिक होना चाहिए, उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो हो या ना हो, तो उस कॉन्ट्रैक्ट पे उसका असर पड़े। मेन चीज़ जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में वो ये है। इसकी हम आपकी बुक वाली एग्जांपल देख लेते हैं। अक्रम कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंडेमनीफाई बासित अप टू ₹1 मिलियन। ये बिल्कुल इंश्योरेंस वाली एग्जांपल है कि उसने कहा भाई मैं आपको जो है ना इंडेमनीफाई करूंगा, आपके जो नुकसान की जमानत करूंगा 1 मिलियन तक, 10 लाख रुपए तक, इन कंसिडरेशन ऑफ 20,000 एनुअल प्रीमियम। अगर आप मुझे 20,000 हर साल दोगे इफ़ बासित हाउस इज बर्न्ड। तो वो कहना क्या चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आप मुझे हर साल 20,000 रुपये दोगे, तो इन केस अगर आपका घर जल गया तो मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। तो ये जो इवेंट, ये जो सारा कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि वो एक पार्टी है जो है वो दूसरी पार्टी को 20,000 रुपये सालाना दे रही है और दूसरी पार्टी उसको 10 लाख रुपए दे रही है। कॉन्ट्रैक्ट तो पैसों का, दोनों के पैसों का लेन देन का। लेकिन जो इवेंट है, कोलैटरल इवेंट इनके साथ इवेंट है, वो है घर का जलना। ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली डिपेंडेंट है घर के जलने पे। अगर घर जलेगा तो फिर 10 लाख रुपए जो हैं वो अकरम को मिलेंगे, या बासित को, जिसका भी घर जलेगा बासित को मिलेंगे। तो ये जो है ये जो इवेंट है घर जलने का, ये इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो है ये कोलैटरल है, जिसकी बेस पे हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इसको कहेंगे। और जो इवेंट है पार्टी डायरेक्टली उसमें इंटरेस्टेड है। घर जिस पार्टी का जल रहा है ऑब्वियसली वो पार्टी जो है वो घर के जलने में, उसका घर में जो है वो इंटरेस्टेड है। जबकि वैगरिंग एग्रीमेंट में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी पार्टी इवेंट के होने में। तो ये चीज़ यहाँ तक आपने डेफिनेशन जो है वो समझ ली, इसकी एग्जांपल देख ली हमने। कम से कम आपको इसकी थोड़ी थोड़ी समझ ज़रूर आ गई होगी डेफिनेशन की और एग्जांपल की। आगे हम इसको मेन और लेके चलते हैं तो आगे आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। इस चीज़ को आप डाइजेस्ट करें, इस चीज़ को आप समझ लें। ये जो पहले स्लाइड पर चीज़ें शो हो रही हैं आगे चलते हैं। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है ना उसी को थोड़ा थोड़ा निकाल के हमने इसकी करैक्टरिस्टिक्स बना दी है। क्या करैक्टरिस्टिक्स बनाई है? द परफॉर्मेंस ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर इवेंट।
ये डिपेंड कर रहा है कोई फ्यूचर इवेंट की हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे। ये हम चीज़ बिल्कुल डेफिनेशन में एज इट इज़ पढ़ाए हैं। द इवेंट मस्ट बी कोलेटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। जो इवेंट है वो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंडेंट होना चाहिए, उन दोनों का ताल्लुक होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट का और जो है वो इवेंट का। कॉन्ट्रैक्ट के इवेंट के होने ना होने से कॉन्ट्रैक्ट को फ़र्क पड़ रहा होना चाहिए। द इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन। ये चीज़ शायद हमने डेफिनेशन में नहीं पढ़ी थी, वो ये है कि इवेंट जो है वो अनसर्टेन हो, वो गैर यकीनी हो, पता हो किसी पार्टी को पता ना हो, क्या पता वो इवेंट हो जाए, क्या पता वो इवेंट ना हो। अभी इंश्योरेंस वाले इवेंट की एग्जांपल दे के आए हैं। बासित ने अकरम ने बासित को कहा था कि 10 लाख रुपए मैं आपको दूंगा अगर आपका घर जल जाए। तो घर का जलना बिल्कुल सर्टेन इवेंट नहीं है। सर्टेन इवेंट कैसे होना था? अगर हमें पता होता इस तारीख को फुला दिन फुला टाइम ये घर जल जाएगा। अभी हमें बिल्कुल भी नहीं पता, घर जले घर ना जले, हो सकता है घर कभी जले ही ना और कभी वो 10 लाख रुपए दे ही ना। तो जो इवेंट है उसको अनसर्टेन होना चाहिए, इवेंट को जो है वो कोलेटरल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ उसको होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट के की डिपेंडेंस है वो कम्प्लीटली उस इवेंट पे होनी चाहिए। और जो परफॉर्मेंस ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो डिपेंड करती हो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट्स। हम फ्यूचर इवेंट पे वो डिपेंड करती हो। बिल्कुल ये हमने डेफिनेशन से निकाल के पहली वाली 2 कंडीशन से लिख दी और तीसरी कंडीशन इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन। ये तो कॉमन सेंस की बात है। इसकी हम एक और एग्जांपल देखते हैं जहाँ से चीज़ें हमें मज़ीद क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। स्टडी टेक्स्ट की ही आपकी एग्जांपल्स हैं जो हम देख रहे हैं। मोस्टली जो मैं कोशिश करता हूँ आपको पढ़ा रहा हूँ वो स्टडी टेक्स्ट से ही मटेरियल 95% मटेरियल आपका स्टडी टेक्स्ट वाला ही होता है। थोड़ा सा कभी कभार मैंने उसको चेंज भी किया होता है। आगे जो डिफरेंस है, एक तो चीज़ें हैं जिनको मैंने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, लेकिन वो है आपके स्टडी टेक्स्ट का, उसको रीअरेंज किया है। तो हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। जावेद कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे ₹50 मिलियन टू फरा। जावेद ने कॉन्ट्रैक्ट किया फरा को 50 मिलियन पे करने का। फरा क्या है? एक कॉन्ट्रैक्टर है। फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग, कि आप भाई एक बिल्डिंग बनाओ तो मैं आपको 50 मिलियन रुपीज़ दूंगा। ठीक है। प्रोवाइडेड दैट कंस्ट्रक्शन इज अप्रूव्ड बाय एन आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट होता है माहिर तामीर। उसने साथ एक शर्त लगती, उसने कहा अगर जो है वो कंस्ट्रक्शन जो है ना वो माहिर तामीर अप्रूव कर देगा ना तब मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा उस घर को बनाने के। दोबारा इस चीज़ को देखते हैं। जावेद ने फरहा को कहा कि भाई 50 मिलियन रुपीज़ मैं आपको दूंगा, आपने एक घर बनाना है, लेकिन शर्त ये है कि जो माहिर तामीर है, जो आर्किटेक्ट है, वो इस घर को अप्रूव कर दे, इस कंस्ट्रक्शन को अप्रूव कर दे। अब कॉन्ट्रैक्ट दोनों में क्या है? फरा ने घर बना के देना है और जावेद ने 50 मिलियन रुपीज़ देने हैं, ये तो उनका कॉन्ट्रैक्ट है। इसके साथ जो कोलैटरल इवेंट है जो इस कॉन्ट्रैक्ट की डिपेंडेंसी पे इफ़ेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, वो है आर्किटेक्ट का अप्रूवल। तो आर्किटेक्ट का अप्रूवल जो है वो एक अनसर्टेन इवेंट है। क्या पता आर्किटेक्ट अप्रूव करे, आर्किटेक्ट अप्रूव ना करे। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, ये यहाँ पे ये हैपनिंग पे डिपेंड कर रहा है, हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड कर रहा है कि आर्किटेक्ट अगर उसे अप्रूव करेगा तो फिर ये जो है उसको 50 लाख रुपए मिलेंगे, अदरवाइज उसको 50 मिलियन रुपीज़ नहीं मिलेंगे। तो ये फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट है। ये जो आर्किटेक्ट का अप्रूवल है, कॉन्ट्रैक्ट उनके दरमियान 50 लाख रुपए और घर आने का है, जिसकी बेस पे हम कहेंगे ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में है कि डेफिनेशन में हमने यही देखा है, उसके 3 एसेंशियल्स हमने, उसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यही देखी हैं कि हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, या हैपनिंग या नॉन हैपनिंग एक फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पर डिपेंड कर रहा हो। इस केस में बिल्कुल फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट जो है उसकी हैपनिंग पे डिपेंड कर रहा है, आर्किटेक्ट के अप्रूवल पे डिपेंड कर रहा है। अगली चीज़ क्या है? इवेंट मस्ट बी कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। जो इवेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब है अगर इवेंट हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर इवेंट नहीं हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये बिल्कुल इसी तरह से है। अगर आर्किटेक्ट ने अप्रूव ना किया तो इनका कोई किसी किस्म का भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो उसको पैसे नहीं देगा। उसके बाद जो लास्ट चीज़ है, द इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन। तो यहाँ पे भी इवेंट बिल्कुल अनसर्टेन है, हमें नहीं पता, ये चीज़ बिल्कुल भी यकीनी नहीं है कि जो आर्किटेक्ट है वो अप्रूवल देगा कि नहीं देगा। इस बेस पे हम इसको कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कहेंगे। तो ये सिंपल सी चीज़ थी। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम देखते हैं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं। आजम एग्रीज टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग फॉर बाबर फॉर ₹5 मिलियन ऑन द टर्म्स दैट नो पेमेंट शैल बी मेड टिल द कंप्लीशन ऑफ वर्क। अगर वो ये बात ना कहता कि एक जो सारी पेमेंट है वो आपको कंप्लीशन ऑफ वर्क पे मिलेगी,
तो क्या ये बात कहने की ज़रूरत थी? ओबियसली हमें ये बात देखने से पता लग रही है, वो घर बनाएगा तो उसको 5 मिलियन रुपीज़ मिलेंगे। क्या घर बनाए बगैर इसको 5 मिलियन रुपीज़ मिल जाएंगे? ये उनका कॉन्ट्रैक्ट ही है घर बनाने का, ये कोई अलहदा से कंडीशन नहीं है, ये कोई अलहदा से अनसर्टेन इवेंट नहीं है। ये अनसर्टेन इवेंट थोड़ी है कि मैं आपको घर बनाने के 5 मिलियन रुपीज़ दूंगा अगर आप मेरा घर पूरा बना दोगे। तो अगर आप मेरा घर पूरा बना दोगे, ये अनसर्टेन इवेंट है? नहीं, ये तो इवेंट है। ये इसी को तो उसको पैसे मिल रहे हैं, उसे घर बनाने के पैसे मिल रहे हैं, कोई सेपरेट से इवेंट नहीं है। उसने घर कंप्लीट बनाना है, ये सर्टेन चीज़ है, ये यकीनी चीज़ है। हम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट ही इस चीज़ का है कि आप घर बनाओगे, मैं आपको पैसे दूंगा। तो उसने घर बनाना है, इसने पैसे देने हैं, तो घर बनाना है। घर बनाने की कंप्लीशन एक सर्टेन इवेंट है ये, वरना अगर ये सर्टेन इवेंट नहीं है तो फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। इसमें कोई अलहदा से अनसर्टेन जो है वो कोलेट्रल इवेंट इसके नहीं है। तो इसमें ये क्या कहता है, दिस इज़ नॉट अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द अनसर्टेन इवेंट आई आजम्स कंप्लीटिंग द वर्क इज़ नॉट कोलेट्रल टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट के कोलेट्रल नहीं है। ये जो अनसर्टेन इवेंट है, ये जो इवेंट है घर बनाने का, ये कॉन्ट्रैक्ट के कोलेट्रल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट इस पे डिपेंडेंट नहीं है। बट दिस इज़ द वेरी थिंग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर, बल्कि ये वो चीज़ है जिसकी बेस पे कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, जो कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद है। ये कोई अलहदा से अनसर्टेन इवेंट नहीं है, ये कोई अलहदा से कोलेट्रल इवेंट नहीं है। ये वही इवेंट है जिसका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। यही तो कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली कि आप घर बनाओगे, मैं आपको पैसे दूंगा। तो जिसकी बेस पे हम कहेंगे ये किसी किस्म का भी कोई कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों? कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करता हो, और जो है इवेंट वो है कोलेट्रल हो कॉन्ट्रैक्ट के, और इवेंट अनसर्टेन हो। तो अनसर्टेन तो हम इसे किसी तरह से भी कह सकते हैं। आप कह लें कि घर किसी वजह से नहीं बन सकता, कोई बारिश आ गई, कोई कंस्ट्रक्शन का मसला हो सकता है, लेकिन ये कोलेट्रल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के, ये अलहदा से कोई इवेंट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है घर बनाना, जिसकी बेस पे हम कहेंगे कि ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, बार बार कह रहा हूँ कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ये नहीं है, ये बात नहीं मैं कर रहा। हम बात कर रहे हैं ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है। क्यों ये बात कर रहे हैं, ये आपको आगे जाके समझ आ जाएगी कि जो बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो या तो वैलिड होते हैं या वैलिड नहीं होते। इसकी जो वैलिडिटी है, नॉन वैलिडिटी है, इन्फोर्सिबिलिटी है, थोड़ी सी कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं, इसीलिए हम कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को अलहदा से डील कर रहे होते हैं। वरना इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट तो हम कह दें भाई ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की फहरिस्त में शामिल किया जाए, इसको माफ़ कीजिएगा, इसको जो है वो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में शामिल किया गया। इस वजह से कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में शामिल किया गया क्योंकि इसकी जो है वो वैलिडिटी वो अलग तरह से कैलकुलेट की जाती है। तो बात आपको होपफुली समझ आ गई होगी। ये इसके एसेंशियल्स थे, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, दो हमने एग्जांपल देखी। यहाँ तक जो है वो मेन पोर्शन था कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का कि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वैगरिंग एग्रीमेंट, जिसकी मैं अभी तक आपको बात करता आ रहा हूँ। सबसे पहला डिफरेंस है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, जबकि वैगरिंग एग्रीमेंट जो है वो वॉइड एंड इलीगल होता है। जुआ खेलना वॉइड एंड इलीगल होता है। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जैसे इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है वो बिल्कुल एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन करने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल हम पीछे 3-4 एग्जाम्पल्स देख रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। अब इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज़ के बारे में मैंने आपको बताया। इन कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज़ हैव रियल इंटरेस्ट इन द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ द इवेंट, यानी कि पार्टीज़ का वो इंटरेस्ट होता है इवेंट के होने या ना होने पे, पार्टली डायरेक्टली इंटरेस्टेड होती हैं। लेकिन वैगरिंग एग्रीमेंट्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। पार्टीज़ जो इवेंट की अकरेंस या नॉन अकरेंस में जो है वो इंटरेस्टेड नहीं होती, बस वो विनिंग या लूजिंग में इंटरेस्टेड होती हैं कि हमें पैसे मिलने चाहिए बस। तीसरी चीज़ अनसर्टेन इवेंट। इन कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट द फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट इज़ मेयरली कोलेट्रल, वो कोलेट्रल होता है। जो फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट अलहदा होता है। अभी हम पीछे बात करके आए हैं, कॉन्ट्रैक्ट था पैसे लेने का और घर बनाने का। आर्किटेक्ट वाला अलहदा से एक इवेंट तो था, वो अलहदा इवेंट था कॉन्ट्रैक्ट से, लेकिन उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट की डिपेंडेंस थी, कॉन्ट्रैक्ट के कंप्लीट होने की डिपेंडेंस थी, वो अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड कर रही थी। जबकि वैगरिंग एग्रीमेंट में ऐसा नहीं है। वैगरिंग एग्रीमेंट्स में क्या है, इन वैगरिंग एग्रीमेंट्स द अनसर्टेन इवेंट इज द सोल डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ द एग्रीमेंट।
वो अलहदा से कोई इवेंट नहीं होता, वही तो एग्रीमेंट होता है। जो वैगरिंग एग्रीमेंट में जो अनसर्टेन इवेंट होता है बेसिकली वही तो बेस होती है एग्रीमेंट की। फॉर एग्जांपल कि अगर बारिश होगी तो मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, अगर बारिश ना हुई तो आप मुझे 10,000 रुपये देंगे। इसमें जो बारिश होना है ये अलहदा से इवेंट नहीं है, ये तो बुनियाद है उस एग्रीमेंट की। तो ये डिफरेंस है। जो अनसर्टेन इवेंट है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में, वो अलहदा से एक इवेंट होता है जो कोलेटरल होता है मेन कॉन्ट्रैक्ट के, और जो वैगरिंग एग्रीमेंट है इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जो अनसर्टेन इवेंट होता है वो बेस होता है, सोल डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है एग्रीमेंट का। लास्ट जो है इसमें डिफरेंस वो है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस पे डिपेंड करता है, एक्सिस्ट करता है। जो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होते हैं, वैगरिंग एग्रीमेंट में नहीं होते। आप कभी फ़ौरन परेशान हो गए होंगे कि सर ये रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या होते हैं, तो हम पहले बात कर लेते हैं रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के छोटे से कंसेप्ट के बारे में। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस ऐसे प्रोमिसेस होते हैं जो इटसेल्फ प्रोमिसेस ही कंसीडरेशन होते हैं। इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट हमने देखा, उस वक्त जिस वक्त इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है क्या आपको मिल रहा है? क्या आपको वो इंश्योरेंस कंपनी पैसे दे रही है उस वक्त? बिल्कुल भी नहीं दे रही। वो आपको एक प्रोमिस दे रही है, वो प्रोमिस ही उस वक्त आपके लिए कंसीडरेशन है। वो प्रोमिस क्या दे रही है? अगर आपका ये वेयर हाउस जल गया तो मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगी, अगर आपका ये घर जल गया तो मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगी। तो वो जो उसका प्रोमिस है उस वक्त, और दोनों पार्टीज एक दूसरे से प्रोमिस कर रही हैं। पहली पार्टी प्रोमिस कर रही है मैं आपको हर साल 50,000 रुपये दिया करूंगी, तो दोनों पार्टीज आपस में प्रोमिस कर रही हैं। तो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हैं वो एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन है। ये जो प्रोमिसेस कर रही हैं ना दोनों पार्टीज, इनको कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, और यही फिल वक्त के लिए एक दूसरे के लिए जो है वो कंसीडरेशन होते हैं। तो ये चीज़ होती है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना इस पर कोई आपसे सेपरेट सिनेरियो पूछा जाएगा भाई रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या होता है, इस पर डिटेल वगैरह दे दें, बिल्कुल भी नहीं। ये छोटा सा कंसेप्ट है, सिंपल सा डेफिनेशन लेवल का कंसेप्ट है। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस नाम से जाहिर है मुतजाद, उल्ट, एक दूसरे का उल्ट, एक पार्टी का प्रोमिस वर्सेस दूसरी पार्टी का प्रोमिस, इसको हम रेसिप्रोकल प्रोमिसेस कह रहे होते हैं। तो दोबारा से इस पॉइंट को देखते हैं डिफरेंस में। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होते हैं, जबकि वैगरिंग एग्रीमेंट में हो सकता है हो सकता है ना हो। तो ये जो था ये मेन हमारा डिफरेंस था कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वैगरिंग एग्रीमेंट में। यहाँ से आपसे वो पूछ सकता है 3 से 4 नंबर का कि भाई 3-4 डिफरेंसेस लिख दो। यहाँ से आपको डिफरेंसेस आ सकते हैं, और कोई अब तक जगह हमने नहीं पढ़ी जहाँ से हमें कोई रट्टे की चीज़ आ सके सिवाय ये डिफरेंसेस के अलावा। बाकी जगह से हमें चीज़ें समझनी होंगी, समझ के सिनेरियोस को सॉल्व करना होगा। रूल्स रिगार्डिंग कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे होंगे कौन सा कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, कौन सा वॉइडेबल है, कौन सा वैलिड है, कौन सा क्या है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ देख रहे होंगे। अभी ये शुरू करने से पहले लाजमी है कि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट को आप अच्छे से समझ चुके हैं होता क्या है। तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करें, अपनी स्लाइड्स को रिवर्स करें। स्लाइड्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होता है। अपनी स्लाइड्स ओपन करें, उनको रिवर्स करें, और पीछे जो हमने सारा पढ़ा है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और उसकी जो एग्जांपल्स हैं उनको देखें और समझें। जैसे ही आप समझ लें उसके बाद आप इस वीडियो को जो है वो रिज्यूम करें। तो हम बात कर रहे हैं रूल्स रिगार्डिंग कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं? पहले रूल की जो हेडिंग है मेन, वो है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। आपकी जो बुक है ना ICAP स्टडी टेक्स्ट, उसमें एक बॉक्स सा बना हुआ है। उस बॉक्स को तोड़ के उसके बीच में मैंने एग्जाम्पल्स को, ICAP वाली ही जो नीचे एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं ना, उनको एडजस्ट करके तो आप लोगों के लिए थोड़ा समझने के लिहाज से आसान बनाने की कोशिश की है। उस हवाले से हम इसको लेके चलते हैं। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। हम उन इवेंट्स की बात कर रहे हैं, उन कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहे हैं जो जिनकी डिपेंडेंस जो है वो फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के होने पे है। किस तरह होने पे है, इसकी जैसे ही हम एग्जांपल्स देखेंगे आपको मेन चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो पहला केस है हमारा, इसमें 2 केस होंगे इस जो है हेडिंग के अंडर। पहला केस है इन केस नो टाइम हैज़ बीन फिक्स्ड, कॉन्ट्रैक्ट विल बी इन्फोर्सेबल ऑन हैपनिंग ऑफ सच इवेंट एंड विल बी वॉइड। इसकी हम सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको चीज़ें वाज़ह हो जाएं।
असलम मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल अ हॉर्स टू बाकिर। असलम ने कॉन्ट्रैक्ट किया एक घोड़ा जो है वो बाकिर को बेचने का। इफ़ चांद, अगर चांद, चांद कौन है, चांद अगर ब्रैकेट में उसने लिखा हुआ है टू होम द हॉर्स हैज़ बीन ऑफर्ड, जिसको पहले उसने हॉर्स ऑफर किया हुआ है, रिफ्यूजेस टू बाय इट। इसका मतलब क्या है, असलम ने जो है ना बाकिर से कॉन्ट्रैक्ट किया, अभी मैं आपको घोड़ा अपना बेचना चाहता हूँ। अगर चांद, जिसको मैंने पहले से घोड़ा बेचने की ऑफ़र की हुई है, अगर वो इसको ख़रीदने से इनकार कर दे, तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो है असलम मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल हॉर्स टू बाकिर। असलम और बाकिर का तो कॉन्ट्रैक्ट है आपस में, वो घोड़ा बेच रहा है, वो घोड़ा ख़रीद रहा है। अनसर्टेन इवेंट की जो है, अनसर्टेन इवेंट क्या है इसमें, अगर चांद रिफ्यूज़ करते घोड़ा ख़रीदने से, कोई टाइम नहीं है, कितने टाइम में चांद मना कर दे एक साल में मना कर दे, एक महीने में मना कर दे, एक हफ्ते में मना कर दे, कोई टाइम नहीं है। तो डिपेंडेंट किस पे है, किसी इवेंट के होने पे। वो इवेंट क्या होगा, चांद मना कर देगा, ये इवेंट होगा उस चीज़ पे, ये एक अनसर्टेन इवेंट है, इस पे ये सारा कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट है। अब ऊपर से दोबारा हम पढ़ना शुरू करते हैं। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। यहाँ पे अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट कौन सा है इस एग्जाम्पल में, चांद मना कर दे घोड़ा खरीदने से। तो ये तो बात समझ आ गई ना, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। दूसरी बात क्या है, इन केस नो टाइम हैज़ बीन फिक्स्ड। इसमें कोई टाइम फिक्स किया है, उसने कहा है कि मैं घोड़ा, अगर चांद जो है वो एक साल तक घोड़ा खरीदने से मना कर दे या एक महीने तक घोड़ा खरीदने से मना कर दे तो हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं, कोई टाइम फिक्स नहीं किया गया। इन केस नो टाइम हैज़ बीन फिक्स। आगे क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट विल बी इन्फोर्सेबल ऑन हैपनिंग ऑफ सच इवेंट। जैसे ही इस तरह का इवेंट हो जाएगा ना, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्सेबल हो जाएगा। देखते हैं हम क्या हुआ। चांद रिजेक्टेड द ऑफर, चांद ने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। जो इवेंट था कि चांद ऑफर को रिजेक्ट कर दे, रिफ्यूज़ कर दे बाय करने से, चांद बिल्कुल वो इवेंट हो गया, चांद ने रिजेक्ट कर दिया। जिस दिन चांद ने रिजेक्ट किया उस दिन ये जो है कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल इख्तियार कर गया। अब असलम अगर घोड़ा बाकिर को नहीं बेचता तो बाकिर उसको लीगली इन्फोर्स कर सकता है, कोर्ट में सू भी कर सकता है। इसको हम दोबारा देखते हैं, दोबारा से सारी चीज़ों को देखते हैं। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो किसी फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट की हैपनिंग पे डिपेंड कर रहा हो। जैसा कि इस एग्जांपल में देखा, ये जो बाकिर और असलम का एक कॉन्ट्रैक्ट है घोड़ा खरीदने का, वो किसी फ्यूचर इवेंट की हैपनिंग पे डिपेंड कर रहा है। वो फ्यूचर इवेंट कौन सा है कि चांद जो है, जिसको पहले से ऑफर की गई है ये घोड़ा खरीदने की, वो घोड़ा खरीदने से इनकार कर दे। इस जो ये हमारा केस है, मेन केस है। और इसकी जो फर्स्ट सब केस है वो क्या है, इन केस नो टाइम हैज़ बीन फिक्स। अगर कोई टाइम फिक्स नहीं किया हुआ और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्सेबल हो जाएगा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की हैपनिंग। तो बिल्कुल हमने चीज़ देखी, जैसे ही चांद ने रिजेक्ट किया ऑफर को, वो अनसर्टेन इवेंट जिसने होना था वो हो गया है, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसी वक्त इन्फोर्सेबल हो गया है। अगली बात क्या है, एंड विल बिकम वॉइड इफ इवेंट हैज़ बीन इम्पॉसिबल। अगर वो इवेंट इम्पॉसिबल हो जाए तो उसी वक्त जो है वो एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा, एग्रीमेंट जो है वो वॉइड हो जाएगा। किस तरह से होगा, इसके लिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं। एंड्रयू कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे अ सम ऑफ मनी टू बेका। ये पहली जो कंडीशन है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, सबसे पहले हम इस चीज़ को देखेंगे। अच्छा, जो एग्जांपल है दोबारा पढ़ते हैं। एंड्रयू कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे अ सम ऑफ मनी टू बेका। कॉन्ट्रैक्ट इसका एंड्रयू और बेका का कॉन्ट्रैक्ट है, उन्होंने जो पैसों का लेन देन करना है। कंडीशन क्या है, अनसर्टेन इवेंट क्या है, इफ़ बेका मैरिज क्रिस्टोफर। अगर बेका क्रिस्टोफर से शादी कर ले तो जो है एंड्रयू उसको पैसे देगा। तो अनसर्टेन इवेंट क्या है, अनसर्टेन इवेंट है अगर बेका जो है वो क्रिस्टोफर से शादी कर ले। तो हमने क्या कहा था, ये किसी इवेंट के होने पे डिपेंड कर रहा है। तो मेन हेडिंग हमारी इस टॉपिक की यही है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। बेका शादी करती है क्रिस्टोफर से, नहीं करती, क्रिस्टोफर ही इनकार कर देता है, ये अनसर्टेन इवेंट है, ये फ्यूचर में होना है। लेकिन इसके होने पे जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है ना पैसे देने लेने का, वो बेस करता है, जिसकी वजह से ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। और इस केस में क्या कोई टाइम फिक्स किया है, उसने कोई टाइम फिक्स नहीं किया। तो आगे क्या होता है, क्रिस्टोफर डाइज बिफोर द गेटिंग मैरिड। क्रिस्टोफर मर चुका है, तो अब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया, मुर्दे से तो वो शादी नहीं कर सकती। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट
वॉइड हो गया। क्यों वॉइड हो गया? ऊपर हम हेडिंग में पढ़ के आए हैं, इन केस नो टाइम हैज़ बीन फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट विल बी इन्फोर्सेबल ऑन हैपनिंग ऑफ सच इवेंट। कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होगा अगर ऐसा इवेंट हो जाता है, एंड विल बिकम वॉइड इफ इवेंट हैज़ बीन इम्पॉसिबल, और अगर इवेंट इम्पॉसिबल हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा। ये सिंपल सी चीज़ है। एक बार हम आखिरी बार दोबारा से इस चीज़ों को देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। हमने बात ये कि इस तरह के कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करने लगे हैं जिनकी जो हैपनिंग है वो अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट की हैपनिंग पे डिपेंड करती है। अगर इस केस में कोई टाइम फिक्स नहीं किया, जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है उन्होंने कोई टाइम फिक्स नहीं किया होगा कि ये इवेंट जो अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है ये इतने टाइम में हो जाए, इस तरह का कोई जिक्र नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसी दिन इन्फोर्सेबल हो जाएगा जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये जो इवेंट है ये हो जाएगा, और उसी दिन वॉइड हो जाएगा इन केस ये इवेंट इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसकी हमने एग्जांपल देखी। असलम ने कॉन्ट्रैक्ट किया घोड़ा बेचने का बाकिर को। अगर चांद जो है वो रिफ्यूज़ कर दे घोड़ा ख़रीदने से, जिसको पहले से असलम ने ऑफ़र की हुई है, चांद ने रिजेक्ट कर दी ऑफ़र, वो इवेंट हो गया जिस पे ये कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता था, तो उसी दिन ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये इन्फोर्सेबल हो गया। तो उसके बाद हमने एग्जांपल देखी, अगर एंड्रयू ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कुछ पैसे देने का बेका को, अगर बेका शादी कर ले क्रिस्टोफर से, लेकिन क्रिस्टोफर जो है वो मर चुका है, क्रिस्टोफर मर गया शादी करने से पहले ही, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। क्यों? क्योंकि हमने देखा है एंड विल बिकम वॉइड इफ इवेंट हैज़ बिकम इम्पॉसिबल। अगर इवेंट जो है वो इम्पॉसिबल हो गया है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट जो है वो वॉइड हो जाएगा, वो वॉइड कंसिडर किया जाएगा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरह से ये फर्स्ट केस है। ये वो केस था जिसमें टाइम फिक्स नहीं किया गया और कॉन्ट्रिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसी फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट की हैपनिंग पे डिपेंड कर रहा है। एक और केस देखते हैं। इन केस टाइम हैज़ बीन फिक्स, अगर टाइम फिक्स कर लिया गया है, मतलब क्या टाइम फिक्स कर लिया गया है? ऐसे क्या है? आजम प्रोमिसेस टू पे अ सम ऑफ मनी टू बाबर इफ अ सर्टेन शिप रिटर्न्स विद इन अ ईयर। अब एक साल का बात कर रहा है, एक साल की बात कर रहा है, उसने टाइम फिक्स कर लिया। अब दोबारा से ऊपर से पढ़ना शुरू करें। इन केस टाइम हैज़ बीन फिक्स, अगर टाइम फिक्स कर लिया गया, बात हम किसकी कर रहे हैं? फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट की हैपनिंग पे कोई इवेंट डिपेंड कर रहा है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिपेंड कर रहा है फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट की हैपनिंग पे। तो इस केस में अगर कोई टाइम फिक्स कर लिए गए तो कॉन्ट्रैक्ट कब इन्फोर्सेबल होगा? कॉन्ट्रैक्ट विल बी इन्फोर्सेबल ऑन हैपनिंग ऑफ सच इवेंट विद इन फिक्स टाइम। अगर फिक्स टाइम में वो इवेंट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल हो जाएगा। बिल्कुल वही जो पिछले केस में हम बात करके आए हैं, सिर्फ वही बात करनी है, बस इसमें टाइम आ गया तो हमने लगा देना विद इन फिक्स टाइम, विद इन फिक्स टाइम लगा देना है। एग्जाम्पल देखते हैं। आजम प्रोमिसेस टू पे अ सम ऑफ मनी टू बाबर इफ सर्टेन शिप रिटर्न्स विद इन अ ईयर। आजम ने प्रोमिस किया, कॉन्ट्रैक्ट किया बाबर से कि वो उसको पैसे देगा अगर ये शिप जो है वो एक साल के अंदर अंदर वापस आ जाता है। तो अगर एक साल के अंदर अंदर शिप वापस आ जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? उनका इन्फोर्सेबल हो जाएगा, उसको पैसे पे करने पड़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट उसी दिन इन्फोर्सेबल हो जाएगा अगर एक साल के अंदर अंदर शिप वापस आ जाता है। अगर वापस नहीं आता एक साल के अंदर अंदर, किसी तरह बीच में शिप डूब जाता है, जैसे दूसरे एग्जांपल में है, अदील प्रोमिसेस टू पे अ सम ऑफ मनी टू बाबर इफ अ सर्टेन शिप रिटर्न्स विद इन अ ईयर। अगर ये शिप जो है एक साल के अंदर अंदर वापस आ गया, बिल्कुल वही वाली एग्जांपल है। द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वाइड इफ द शिप सिंक्स विद इन द ईयर। एक साल के अंदर अंदर, एक साल से पहले फॉर एग्जांपल 2 माह बाद वो शिप जो है वो डूब गया, वो तबाह हो गया। अब वो शिप का मलबा जो है वो समुद्र में पड़ा हुआ, शिप तबाह हो चुका है, शिप ढूंढ ही नहीं पा रहा कोई पार्टी, तो एक साल के अंदर अंदर वो वापस आ ही नहीं सकता, वो शिप वैसे डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो इसी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट उसी वक्त वॉइड हो जाएगा जिस वक्त वो शिप तबाह हो गया। अगर वो वापस आ जाता है लेकिन एक साल गुजर चुका है, जैसे ही एक साल गुजरेगा उसी वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड क्यों होगा? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट ही हमारा जो है वो शिप के वापस आने पे डिपेंड कर रहा था। दोबारा से जी इसको देखते हैं। हम बात कर रहे हैं फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट की बात कर रहे हैं, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट पे, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट की हैपनिंग पे, नॉन हैपनिंग नहीं, हैपनिंग। अगर फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट जो है वो होता है उसका कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट पे क्या असर पड़ेगा? पहले हमने देखा अगर फिक्स टाइम नहीं है, किसी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट में कोई टाइम फिक्स नहीं किया गया तो क्या होगा। अब हम देख रहे हैं कि अगर कोई टाइम फिक्स किया गया तो क्या
होगा। अगर टाइम फिक्स किया गया, उसने कहा इतने इतने टाइम में फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट होना चाहिए, अगर वो टाइम के अंदर अंदर हो जाता है तो जैसे ही वो होता है कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल हो जाएगा। अगर वो इवेंट उस टाइम के अंदर अंदर या तो इम्पॉसिबल हो जाता है या फिर वो टाइम ही गुजर जाता है तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड हो जाएगा। इसी किस्म की हमने दो सिंपल सी एग्जांपल देखी। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा जो है वो मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये जो हमारा पहला पार्ट है इस हवाले से वो हमारा पार्ट पूरा हो गया। दूसरा पार्ट क्या है? नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। वो हैपनिंग थी, ये नॉन हैपनिंग है, बाकी सारी बातें सेम रहेंगी जिसकी वजह से ये रिवर्स होता रहेगा। इन केस नो टाइम हैज़ बीन फिक्स्ड, हमने यही बात की थी पहले, इन केस नो टाइम हैज़ बीन फिक्स्ड, लेकिन ये नॉन हैपनिंग है तो चीज़ें उल्ट हो जाएंगी। क्या? कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड ऑन हैपनिंग ऑफ सच इवेंट। अगर इस तरह का इवेंट हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा। किस तरह से? अमजद एग्रीज टू पे अ सम ऑफ मनी टू बासित इफ सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न। अब इसकी डिपेंडेंस क्या है? फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट क्या है? उसकी नॉन हैपनिंग। अगर वो इवेंट ना होगा तो मैं आपको पैसे दूंगा, अगर शिप वापस नहीं आएगा तो मैं आपको पैसे दूंगा, अगर शिप आ जाएगा तो मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। तो शिप आ जाता है तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। अगर शिप ना आता तो वो आपको पैसे देता। अब शिप आ गया है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इवेंट जो है वो हो गया है, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये वॉइड कंसीडर किया जाएगा। इन केस नो टाइम हैज़ बीन फिक्स, कोई टाइम फिक्स नहीं है, 1 साल के अंदर अंदर शिप आए, 2 साल के अंदर अंदर शिप आए, उसने सिर्फ इतनी बात की है कि मैं आपको पैसे दूंगा अगर शिप आ गया। तो शिप जो है वो आ गया, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड ऑन हैपनिंग ऑफ सच इवेंट। शिप आ गया, उसने बात की थी कि शिप ना आया तो मैं आपको पैसे दूंगा, शिप आ गया जिसकी वजह से ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है ये वॉइड हो जाएगा। अब शिप आ गया है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि शिप ना आए, क्योंकि वो आ चुका है। तो जो है इवेंट जो है कोलेटरल था, उसकी हैपनिंग जो है वो उस इवेंट का होना इम्पॉसिबल हो चुका है। जो नॉन हैपनिंग थी जो हैपनिंग थी वो हो चुकी है, नॉन हैपनिंग इम्पॉसिबल हो चुकी है। अब उस कॉन्ट्रैक्ट की नॉन हैपनिंग पॉसिबल ही नहीं रही। इसी वजह से ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये उसी वक्त वाइड हो जाएगा जिस वक्त वो शिप रिटर्न हुआ, क्योंकि उसने क्या कहा था, मैं आपको पैसे दूंगा अगर ये शिप रिटर्न ना हुआ। अगला केस भी बिल्कुल ऐसे है, एंड विल बिकम इन्फोर्सेबल इफ इवेंट हैज़ बिकम इम्पॉसिबल। अगर वो शिप ना आता, खबर मिलती 2 माह बाद वो शिप तबाह हो गया, अब वो शिप कभी वापस आ ही नहीं सकता, तो उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड हो जाना था। अगर यहाँ पे इस एग्जाम्पल को हम बदल दें, अमजद अरसलान एग्रीज टू पे अ सम ऑफ मनी टू बुरहान इफ सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न। अरसलान ने एग्रीमेंट किया बुरहान से कि अगर मैं आपको पैसे दूंगा अगर ये शिप वापस नहीं आता। अगर ये शिप वापस ना आया, वो शिप जो है वो डूब गया। तो जैसे ही वो शिप डूबा, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम इन्फोर्सेबल व्हेन द शिप इज सन्क। जैसे ही वो शिप जो है वो डूबा तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्सेबल हो गया। क्यों? क्योंकि उसने कहा था अगर शिप ना आया तो मैं पैसे दूंगा, तो शिप अब नहीं आएगा, शिप डूब चुका है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ये इन्फोर्सेबल हो जाएगा। बिल्कुल वही रिवर्सल केस जो है नेक्स्ट केस है। इन केस टाइम हैज़ बीन फिक्स्ड, अगर टाइम फिक्स किया हुआ तो बिल्कुल वही चीज़ें होंगी। अश्विन प्रोमिसेस टू पे अ सम ऑफ मनी टू बुरहान। अश्विन ने प्रोमिस किया बुरहान को कि मैं आपको इतने पैसे पे करूंगा इफ़ सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न विद इन अ ईयर। अब उसने ईयर का टाइम जो है वो फिक्स कर दिया, अगर साल के अंदर अंदर ये शिप ना आया, तो अगर कोई शिप वो 1 साल गुजर जाता है, साल के अंदर अंदर वापस नहीं आता, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा अगर शिप वापस आ जाता है। जैसे ही शिप वापस आया, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा। अगर शिप वापस नहीं आता, इस केस को हम दोबारा से पढ़ते हैं, उसके बाद दोनों एग्जांपल्स को हम साथ साथ लेके चलते हैं। इन केस टाइम हैज़ बीन फिक्स, अगर तो टाइम फिक्स किया गया, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड ऑन हैपनिंग ऑफ सच इवेंट विद इन फिक्स टाइम। अगर इस तरह का इवेंट हो जाता है, हम नॉन हैपनिंग की बात कर रहे हैं, तो इवेंट हो जाता है तो ऑब्वियसली वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा। इधर क्या हुआ फर्स्ट केस में, अश्विन प्रोमिसेस टू पे अ सम ऑफ मनी टू बुमराह। अश्विन ने बुमराह को वादा किया कि मैं आपको इतने पैसे पे करूंगा इफ़ शिप डज नॉट रिटर्न, अगर शिप वापस नहीं आता। एक विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर अंदर शिप वापस नहीं आता तो मैं आपको इतने पैसे पे करूंगा। द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड व्हेन द शिप रिटर्न्स विद इन अ ईयर। अगर 1 साल के अंदर अंदर शिप वापस आ गया, जिस दिन वो शिप वापस आया उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो गया। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की डिपेंडेंट थी वो शिप के ना लौटने पे थी। इसी तरह
इसका अगला पार्ट, एंड विल बिकम इन्फोर्सेबल इफ इवेंट हैज़ बीन बिकम इम्पॉसिबल बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टाइम। टाइम गुजरने से, टाइम ख़त्म होने से, टाइम की एक्सपायरी से पहले पहले अगर ये इवेंट जो है उसकी नॉन हैपनिंग हो जाती है, इफ़ इवेंट जो है वो इम्पॉसिबल हो जाता है, वो हो ही नहीं सकता, तो फिर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्सेबल हो जाएगा। इसकी एग्जांपल भी हम देखते हैं। आलिया प्रोमिसेस टू पे अ सम ऑफ मनी टू बिनिश। आलिया ने जो है वो बिनिश को कुछ पैसे देने का वादा किया। इफ़ अ सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न विद इन अ ईयर, अगर एक साल के अंदर शिप नहीं आता। कॉन्ट्रैक्ट बिकम इन्फोर्सेबल व्हेन द शिप डज नॉट रिटर्न विद इन अ ईयर और संक अर्लियर। या तो वो एक साल के अंदर, एक साल का अरसा गुजर जाए, शिप वापस ना आए, या शिप एक साल गुजरने से पहले ही डूब जाए, किसी तरह से तबाह हो जाए, तब वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्सेबल हो जाएगा। तो ये मेन कंसेप्ट जो थे इसके वो ये दो ही थे, या नॉन हैपनिंग वाला था और एक हैपनिंग वाला था। ये दोनों कंसेप्ट्स की अगर आपको समझ आ गई है, इसको आप आराम से सांस लेके दोबारा से पढ़े चीज़ों को। सिंपल चीज़ें हैं, कोई कम्प्लेक्स बात नहीं है, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। इसके बाद भी आपको समझ नहीं आती तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने अपना क्वेश्चनिंग के लिए जो पर्सनल नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये जो थी इसकी मेन बात थी। आगे तो वो छोटी सी बात है, हैपनिंग ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, ये शुरू से बताते आ रहे हैं। कोई भी किसी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट, मैं 4-5 दफ़ा बता चुका हूँ, जो इम्पॉसिबल इवेंट को करने के बारे में होगा वो सिरे से ही वॉइड है, चाहे होता है नहीं होता, टाइम फिक्स है, जो है कुछ भी है, कोई भी कंडीशन है, वो जो है वो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट जो है वो एग्रीमेंट जो है वो वॉइड कंसिडर होगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं। अस्मा एग्रीज टू पे ₹1000 टू बशीर इफ़ ही मैरीज अस्माज डॉटर। अगर वो अस्मा की बेटी से शादी कर लेगा तो अस्मा बशीर को 1000 रुपये देगी। कॉन्ट्रैक्ट अस्मा और बशीर के बीच है, कॉन्ट्रैक्ट 1000 रुपये और शादी का है, लेकिन जो कंडीशन है कोलैटरल टू इवेंट वो कौन सी है, वो अस्मा की बेटी से शादी करने की है, जिसका नाम चंदा है। चंदा इज़ नॉट अलाइव एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। अब वो चंदा जिंदा ही नहीं है, तो ऑब्वियसली ये कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल है, मरे हुए इंसान से शादी नहीं हो सकती, जिसकी वजह से एग्रीमेंट जो है वो इम्पॉसिबिलिटी की बिना पे वॉइड हो जाएगा। इसी तरह की एक और एग्जांपल है, आप देख लें कि वो आदम कह रहा है बोरिस को कि अगर आप 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ेंगे तो मैं आपको 1000 रुपये दूंगा। कोई भी इंसान 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नहीं दौड़ सकता, बाइक भी नहीं दौड़ सकती, तो जिसकी वजह से ये एग्रीमेंट जो है ये वॉइड कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद इसको आप सारे को पिछला जो भी पढ़ा है हमने इसको एक दफ़ा देख लें। उसके बाद एक यहाँ पे वीडियो को पॉज करके उसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट है उसकी हम बात करते हैं। ये जो छोटा सा कंसेप्ट है ये है व्हेन इवेंट बेस्ड ऑन फ्यूचर कंडक्ट इज डीम्ड इम्पॉसिबल। इसकी पहले हम एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद इस कॉन्टेक्ट के मतलब को देखेंगे, इस जो है कंसेप्ट के मतलब को देखेंगे। एग्जांपल क्या है, कमल एग्रीज टू पे सरमद अ सम ऑफ मनी टू सरमद। कमल ने एग्रीमेंट किया सरमद को कि मैं आपको पैसे पे करूंगा इफ़ सरमद मैरीज शाजिया, अगर सरमद शाजिया से शादी कर ले। शाजिया मैरीज दाऊद, शाजिया ने क्या किया भाई, दाऊद से शादी कर ली। उनका कॉन्ट्रैक्ट क्या था, कमल ने सरमद से कॉन्ट्रैक्ट किया था आप शाजिया से शादी कर लो तो मैं आपको पैसे दूंगा, लेकिन शाजिया ने दाऊद से शादी कर ली। मैरिज ऑफ सरमद टू शिजा मस्ट नाउ बी कंसिडर्ड इम्पॉसिबल। अब हम समझेंगे कि ये जो शादी हुई है ना शाजिया और दाऊद की, इसकी वजह से जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था ना वो इम्पॉसिबल हो चुका है। आल्दो ये पॉसिबिलिटी है लेकिन बहुत ही थोड़ी है कि दाऊद मर जाए तो दाऊद की जो शाजिया वो बेवा हो जाए, उसके बाद वो जो है उससे शादी कर ले, लेकिन ये बहुत ही थोड़ी पॉसिबिलिटी है। हम ये कंसीडर करेंगे कि ये एग्रीमेंट, इस तरह का कोई भी एग्रीमेंट जो है वो अब इस वक्त इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो चुका है। और ओल्ड अगर इस तरह होता भी है कि वो शाजिया जो है वो दाऊद मर जाता है, शाजिया जो है वो बेवा हो जाती है, अब वो दाऊद की बेवा से शादी कर रहा होगा, पहले वाली शाजिया से शादी नहीं कर रहा होगा, जिसकी वजह से पहले वाली ओब्लिगेशन जो है वो रिवाइव नहीं होगी। वो कॉन्ट्रैक्ट जिस वक्त शाजिया ने शादी की दाऊद से, उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो गया था। वॉइड एग्रीमेंट को कभी भी वैलिड नहीं किया जा सकता, ये हम पहले भी सुन चुके हैं। तो मेन कंसेप्ट इस जो है वो, इस कंसेप्ट का जो मेन कंसेप्ट है वो क्या है,
जो मेन पॉइंट है, मेन फोकस पॉइंट है वो ये है, अगर एक एग्रीमेंट है, एक कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, उस कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में किसी तरह का कोई टाइम शामिल नहीं है, कोई टाइम शामिल नहीं है, तो वो रीजनेबली अगर वो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो जाता है ना, तो उसी वक्त उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो वाइड कंसिडर कर दिया जाएगा। कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं है, वो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया है तो उसको वाइड उसी वक्त जब डिक्लेयर कर दिया गया, उसके बाद वो किसी तरह से पॉसिबल हो जाता है तो उसको ये नहीं कहा जाएगा कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ये दोबारा से वैलिड हो गया। एक बार जो वाइड हो गया कॉन्ट्रैक्ट वो हमेशा हमेशा जो है वो वाइड रहेगा। ये बात पहले भी एक जगह मुझे याद है, हम लोग पिछले लेक्चर्स में कहीं पे कर चुके हैं। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है। कंसेप्ट ये है कि अगर एक एग्रीमेंट कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, कोई टाइम फिक्स नहीं है, टाइम फिक्स नहीं है, तो जैसे ही वो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो जाता है तो उसी वक्त वो जो है वो वॉइड हो जाता है। इसकी एग्जांपल में हमने देखा शाजिया ने दाऊद से शादी कर ली है। अब शाजिया की जो सरमद से शादी है वो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म होगी है अनलेस दाऊद मर जाए। ये एक और अनसर्टेन इवेंट आ गया, एक और पॉसिबिलिटी आ गई। तो अब दाऊद अगर मर भी जाए तो शाजिया जो है वो बेवा होगी दाऊद की। अगर वो सरमद से शादी कर भी ले तो हम नहीं कहेंगे जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था, जो पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट था जो वॉइड हुआ, शाजिया ने जैसे ही दाऊद से शादी की तो वो दोबारा से जिंदा हो गया। इस तरह का कोई भी कंसेप्ट हमारे लॉ में नहीं है। इस कंसेप्ट को, ये सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको आप देख लें, ये समझने वाला है, इसमें याद करने वाला कुछ नहीं है। आप एग्जांपल पढ़ें, मेनली चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। थोड़ा सा आगे से पढ़ें तो इसमें कुछ भी रट्टे लगाने वाला नहीं है, सिर्फ ये चीज़ समझने वाली है। छोटा सा कंसेप्ट है, इसको आप जहन में डाल दें। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ये हमारा चैप्टर था, छोटा सा चैप्टर था, सिंपल सा चैप्टर था, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही कम क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। ये आपको देख के ही अंदाज़ा हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमारा वही पुराना काम जो पीछे हमने चैप्टर पढ़ लिया, आप एक दफ़ा उसको देख लें, चीज़ों को समझ लें, याद कुछ ना करें, बस ये देख लें कि आपको कंसेप्ट की सबकी समझ आ गई है। उसके बाद हम क्वेश्चन को यहाँ पे वीडियो को रिज्यूम करके स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट है वो हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 है और स्प्रिंग 17 का क्वेश्चन है। गालिबन ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आया था स्प्रिंग 2017 में, और आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर क्या है, मतलब ये जो है ये ICAP स्टडी टेक्स्ट का क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे। किस तरह के क्वेश्चन आएंगे? वजीर सेड टू सोलत, वजीर ने सोलत को कहा, आई विल बाय स्पीड बोट्स वर्थ ₹10 मिलियन, मैं 10 मिलियन की जो है वो बोट्स खरीदूंगा, आपको खरीद के दूंगा, फ्रॉम यू, आपसे खरीदूंगा, इफ़ यू ऑब्टेन द लाइसेंस फॉर मी टू ऑपरेट द बोट्स एट क्लिफ्टन बीच। क्लिफ्टन बीच कराची का बीच जो है, क्लिफ्टन बीच पे अगर आप जो है वो बोट को ऑपरेट करने का मुझे लाइसेंस ले देना तो मैं आपसे 10 मिलियन रुपीज़ की बोट खरीद लूँगा। कॉन्ट्रैक्ट उनका क्या है? बोट खरीदने का। उनके साथ जो कोलैटरल इवेंट है वो कौन सा है? लाइसेंस दिलवाने का। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस करता है एक कोलैटरल इवेंट पे, फ्यूचर अनसर्टेन कोलैटरल इवेंट पे जो है लाइसेंस दिलवाना। तो ये एक कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट हम कह सकते हैं। इतना पढ़ के ही हम कहते हैं कि ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। सोलत agreed and applied for the license and deposited ₹100,000 as processing fees। सोलत ने कहा ठीक है भाई मैं आपको लाइसेंस ले देता हूँ, तो उसने 1 लाख रुपए जमा करवा दिए उस लाइसेंस के लिए और कार्रवाई शुरू कर दी लाइसेंस लेने की। However, before the issuance of license, इससे पहले कि लाइसेंस इशू किया जाता, the city government imposed ban on the issuance of new license। लो जी, गवर्नमेंट ने जो है वो बैन लगा दिया कि अब कोई भी लाइसेंस किसी किस्म का इशू किया ही नहीं जाएगा किसी भी कंडीशन की वजह से। Solat wants Wazir to buy the speed boats and he had made necessary efforts to arrange the license। उसने कहा भाई मैंने अपनी पूरी कोशिश की, अपनी ईमानदारी से, मेहनत से अपनी कोशिश की है, तो आप भाई बोट मुझे खरीद के दो। However, Wazir refuses to buy the speed boats from Solat। उसने कहा नहीं भाई मैं आपसे जो बोट्स है वो नहीं खरीद सकता। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आइडेंटिफाई टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है between Wazir and Solat। Also state whether Wazir is now bound to purchase the speedboats for Solat। जो लॉ है वो कभी भी इमोशंस को नहीं देखता। ये इस मामले में लॉ थोड़ा रिजिड होता है। उस बेचारे ने मेहनत की है, ये अलग केस है, उसने बहुत मेहनत की, उसने लाइसेंस लेने की कोशिश की, लाइसेंस नहीं मिला।
हमारे कॉन्ट्रैक्ट में जो शर्त थी वो लाइसेंस की कोशिश करना नहीं थी, वो लाइसेंस का मिलना कोशिश थी। अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट था लाइसेंस का मिलना, लाइसेंस मिल जाए पूरी तरह से। लाइसेंस नहीं मिला तो ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे ख्याल से इन्फोर्स भी नहीं हो सकता। इसका आंसर अगर हम देखें तो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन वजीर एंड सोलत इज़ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट थी, तो हमें बात पता है। हुज परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन द हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट, हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट पे इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेस करती है। वो अनसर्टेन इवेंट क्या है? अरेंजिंग लाइसेंस फॉर वजीर, लाइसेंस जो है वो वजीर के लिए अरेंज करना। इफ सच इवेंट हैज़ नॉट हैपेंड, अगर इस तरह का इवेंट नहीं हुआ, द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट बिकम ड्यू, परफॉर्मेंस जो है वो ड्यू नहीं होगी। इट डज नॉट मैटर एट दैट सोलत हैज़ अप्लाइड फॉर लाइसेंस आल्सो पेड प्रोसेसिंग फीस ऑफ 1 लाख, चाहे उसने 1 लाख 2 लाख जितने मर्जी पे किए हैं, अथॉरिटीज़ को जितने मर्जी दिए हैं। जो कंडीशन थी वो थी लाइसेंस मिलना, लाइसेंस नहीं मिला तो वजीर जो है इज़ नॉट बाउंड टू परचेज बोट्स फ्रॉम सोलत। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई कम्प्लेक्स बात नहीं थी, सीधी सीधी बातें जो उसने बताई थी बिल्कुल वही हमने आंसर में लिखी हैं, उसकी बातों को हमने आंसर में लिखा है बस, और हमें 3 मार्क्स इसके मिल जाने थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी 3 मार्क्स के लिए। ऑटम 2018 में पूछा गया था, 17 के बाद 18 में आपसे पूछा गया। देखिए मैं आपको ज़्यादा पुराने क्वेश्चन नहीं करवा रहा होता, आपने कभी गौर किया होगा मैं 15 से पीछे नहीं गया कभी। क्यों नहीं गया? उसकी वजह ये है, 15 से पीछे अगर जाऊँ ना तो उसके बाद आपकी बुक 3 से 4 बार चेंज हो चुकी है और आपकी बुक बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो चुकी है। तो आपको भी अगर 15 से पीछे कोई इस तरह का क्वेश्चन नज़र आ रहा हो कि भाई ये तो मैंने बुक में कहीं पढ़ा ही नहीं, तो उसके परेशान नहीं होना, क्योंकि वो आपकी बुक में होगा ही नहीं। 4 से 5 बार तो उसके बाद आपकी बुक चेंज हो चुकी है, तो ज़्यादा पुराने क्वेश्चन करने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। हमें अपने कॉन्सेप्ट्स को पक्का करने की ज़रूरत है। जितने हमारे कॉन्सेप्ट्स पक्के होंगे, किसी भी किस्म का कोई केस आ जाए हम उसको हैंडल कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा पुराने क्वेश्चन नहीं करवाता। अगर मुझे कोई पुराना क्वेश्चन इस तरह का नज़र आए जो बड़ा मज़े का हो और इस बार इस सिलेबस से रिलेटेड हो तो मैं आपको ज़रूर बताया करूँगा। आज के लेक्चर में भी मैंने एक 2009 से क्वेश्चन शामिल किया है, बल्कि मैंने नहीं शामिल किया, आपकी आई कैप की स्टडी टेक्स्ट नहीं शामिल किया हुआ, उन्होंने एक 2009 का क्वेश्चन निकाल के जो है वो लिखा हुआ है। ज़्यादा पुराना क्वेश्चन है लेकिन उसका ताल्लुक आपके हालिया सिलेबस से है, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन उन्होंने बुक में डाल दिया है। तो हम तखीर के इसके क्वेश्चन की बात करते हैं। आटम 2018 में 3 नंबर का आया, Zubair agrees to construct a bungalow for Ubaid for ₹20 million on the condition that payment will only be made after Munir, an architect, certifies the bungalow has been constructed in accordance with the layout plans। अभी हम एक एग्जांपल बिल्कुल इसी तरह की देख के आए हैं, नाम भी उसमें आर्किटेक्ट का था, सिर्फ नाम ही इसमें चेंज हुए हैं। ज़ुबैर ने मुनीर से एग्रीमेंट किया कि भाई आप मुझे उबैद से कंस्ट्रक्शन ऑफ बंगलो का 20 लाख रुपए मैं आप 20 मिलियन रुपीज़ आपको दूंगा अगर आप मुझे बंगला बना दो, लेकिन इसकी एक कंडीशन है, जो मुनीर साहब हैं वो इसको कंस्ट्रक्शन को अप्रूव करें, इस सारे लेआउट प्लान को के मुताबिक इस कंस्ट्रक्शन को अप्रूव करें। तो ये कंडीशन जो है, ये आर्किटेक्ट वाली कंडीशन, ये एक अनसर्टेन कोलेटरल कंडीशन है। जो मेन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बंगलो बनाने का है 20 मिलियन रुपीज़ का, तो इसको हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिस्क्राइब द नेचर तो हमने डिस्क्राइब कर दी, एंड वैलिडिटी ऑफ अबव कॉन्ट्रैक्ट। एंड वैलिडिटी ऑफ अबव कॉन्ट्रैक्ट, क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? जी बिल्कुल, उस वक्त ये इन्फोर्सेबल हो जाएगा अगर आर्किटेक्ट जो है ये अप्रूव कर दे। ये इसका क्वेश्चन उसने क्या आंसर लिखा है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है। इट इज़ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड द कंडीशन आई सर्टिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इन अकॉर्डिंग्स विद लेआउट प्लान बाय अ थर्ड पार्टी इज कोलेटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये ऐसा इवेंट है जो कोलेटरल इवेंट है। although it is a valid contract, अगरचे ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, द परफॉर्मेंस कैन ओनली बी इन्फोर्स्ड बाय ज़ुबैर आफ्टर हैपनिंग ऑफ कोलेटरल इवेंट। यानी कोलेटरल इवेंट जो सर्टिफिकेट वाला इवेंट है वो हो जाएगा, उसके बाद ये जो हमने केसेस 3-4 अभी पीछे डिस्कस किए हैं उसमें अपने हैपनिंग वाला जो केस है वो डिस्कस किया है, बिल्कुल वही केस इस पे अप्लाई हो रहा है। अगर वो आपको नहीं भी पता, आप कॉमन सेंस से भी आप ये केस लगा सकते हैं। although it is a valid contract, the performance can only be enforced by Zubair after happening of collateral event। जैसे ही वो सर्टिफिकेट जो है सर्टिफिकेशन मुनीर की जानिब से मिल जाएगी, वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट जो है ये इन्फोर्सेबल हो जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं। अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये हुई क्वेश्चन आटम 2009 का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 मार्क्स का आटम 2009 में आपसे पूछा गया था। आसिम एग्रीड टू कंस्ट्रक्ट अ बंगलो फॉर अली एट अ कॉस्ट ऑफ 50 मिलियन, हाउएवर इट वाज एग्रीड दैट द पेमेंट वुड ओनली बी मेड
ऑन द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। जो जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा पेमेंट आपको तब दी जाएगी। बिल्कुल डिटो सेम एग्जांपल भी हम देख के आए हैं, तो इसके भी आंसर में आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए। इज दिस अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872? गिव रीजंस, आल्सो लिस्ट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। जो पीछे हमने करेक्टरिस्टिक्स देखी हैं कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की, बिल्कुल उसने रट्टे की वो चीज़ पूछ ली। हम करेक्टरिस्टिक्स बता देंगे और बता देंगे कि नहीं ये एक कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि कंडीशन जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ बंगलो वो कोलेटरल नहीं है, बल्कि वो इटसेल्फ एक कंसिडरेशन है, वो इटसेल्फ कॉन्ट्रैक्ट है। कोई अलग से कंडीशन जो है वो इवेंट के कोलेटरल इसने नहीं दी गई, जिसकी बेस पे हम इसे कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स या एसेंशियल्स 3 हमने देखी थी। इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन, इवेंट मस्ट बी कोलेटरल, द परफॉर्मेंस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर इवेंट। ये 3 कंडीशंस 4 हम बता देंगे, तो इसके हमें 3 मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। इस तरह के ये सारे आपके पास पेपर के ही क्वेश्चन थे, तो ये ना सोचना भी भाई ये तो आसान क्वेश्चन जो है वो सारे करवा देते हैं, पेपर में तो मुश्किल क्वेश्चन आ जाता है। ये आपके पास पेपर से लिए गए क्वेश्चन है, मतलब ये पेपर के क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाएंगे। आपने चीज़ों को समझना है। यहाँ से एक ही चीज़ सिर्फ याद करने वाली है, वो डिफरेंस वाली चीज़ है, बाकी सारी चीज़ें समझने वाली हैं। समझें, इसको प्रैक्टिस करें। कल जो है वो आपका इंशाल्लाह इस चैप्टर का टेस्ट होगा। कल बल्कि आप कल पूरा दिन आप इसको तैयार करें, परसों सुबह आप लेक्चर से पहले इसका टेस्ट दें। ऐसी लर्निंग पे या कहीं भी आप जहाँ पे टेस्ट दे रहे हैं वहाँ पे टेस्ट दें, आपकी प्रिपरेशन का अंदाज़ा आप लोगों को हो जाएगा। तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह टेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।